एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है और वो अमाउंट, परसेंटेज, वो नंबर ऑफ डेज हमको याद नहीं आते और अगर एग्जैक्टली हमको याद होंगे तो पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके बेटा पूरे चैप्टर्स में से जितने भी अमाउंट्स, परसेंटेज, फिगर्स थे सब एक जगह पर लेकर आए और मैं फटाफट इस वीडियो में आपको ये कर दूंगा। ये फाइल अगर आपको चाहिए तो ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे उसका लिंक भी दिया हुआ है दोस्तों। आइए, चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई परसेंटेज अमाउंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो उसमें एसए 320 है। वी हैव एसए 320। एसए 320 के अंदर बस ऐसा बोला हुआ है कि अगर आप मटेरियलिटी निकालना चाहते हो प्रॉफिट ओरिएंटेड, जो आपके प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज है उनके केस में, तो बहुत ही पॉपुलर है कि बस सजेशन है 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारे मॉड्यूल में दिया है, आप इसको याद रख सकते हैं। 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो धंधा बंद करने वाले हो, ठीक है, उसको उसका कोई काम नहीं है फ्यूचर में और अभी भी उसको ऐसे भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को अलग किया जाता है पीएनएल में, तो उसको छोड़ दीजिए। तो 5% लेना प्रॉफिट का बिफोर टैक्स, वो भी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। और अगर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, इसलिए वहां पे बोला है 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल एक्सपेंस के हिसाब से आप मर्टिलिटी निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि अगर आपको हिंट चाहिए तो आपने लॉ में भी देखना चाहिए क्या क्या परसेंटेज दिए, तो उसके एग्जाम्पल दिए हुए। जैसे लॉ में शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है कि आप जब अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं तो उसमें आपको ब्रेकअप देना चाहिए। मतलब अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में ब्रेकअप होता है, ठीक है। कौन सी चीजों को सेपरेटली आपको ब्रेकअप करके लिखना चाहिए? कोई भी ऐसी चीज विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख विचर इज हायर, 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू और 1 लाख विचर इज हायर, जो लिमिट निकलेगी उसके ऊपर अगर कोई भी अदर इनकम या अदर एक्सपेंस का आइटम जाता है तो उसको एज अ सेपरेट लाइन आइटम दिखाना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। वैसे ही अगर कोई भी शेयर होल्डर के पास में मोर देन 5%, वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 5% है तो उनका नाम भी सेपरेटली दिखाना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में। तो मटेरियलिटी कितनी होनी चाहिए इसकी थोड़ी बहुत हिंट हमको शेड्यूल 3 से भी मिलती है, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं दैट ऑडिटर इज सपोज टू कमेंट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर कमेंट करना पड़ता है। लेकिन छोटी कंपनी को एग्जेम्पशन, अब छोटी कंपनी में कौन आता है? सबसे पहले आता है 1% कंपनी, उससे बड़ा स्मॉल कंपनी, उससे बड़ा कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ और एग्रीगेट बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लेस देन 25 करोड़। अगर आप दोनों के हिसाब से छोटे हो, टर्नओवर और बोरोइंग, तो आपको भी उस पर्टिकुलर ऑडिट में आईएफसी की रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में कोई लिमिट आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये बहुत आसान, आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर लिमिट जो है, अगर इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट तो अलाउड ही नहीं है। अगर कोई बदतमीजी करता है, इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट करता है, उसको पेनाल्टी रहेगी। कितना? अमाउंट रेज्ड और 5 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है, पेनाल्टी लग जाएगी आपको सीधा। साथ में रिफंड करना पड़ेगा विद 12% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द शेयर्स। दो चीजें याद रखना, पेनाल्टी भी लगेगी और इंटरेस्ट के साथ रिफंड भी करना पड़ेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 3 आपका शेयर, अगर आप शेयर इशू करते हो, 3 केसेस में आपको 5 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 साल में अगर ये तीनों में से कुछ भी हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा। कौन सी 3 चीजें? पहला, अगर आपने शेयर इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दूसरा, अगर आपने बोनस शेयर इशू किए हैं। और तीसरा, अगर आपने बायबैक किए, अदर देन कैश, बोनस और बायबैक, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है तो पिछले 5 साल में तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा। दोस्तों आ सकती है, एक एक चीज एग्जाम में आने के चांसेस है। शेयर होल्डर का परसेंटेज, आपका अगर प्रमोटर्स है जो कंपनी को बनाते हैं, ठीक है, प्रमोटर मींस प्रमोटर एज डिफाइंड बाय कंपनीज एक्ट, जो प्रमोटर्स है जो कंपनी को बनाते हैं, प्रमोटर की परसेंटेज होल्डिंग तो आपको बतानी ही बतानी पड़ेगी। फिर 2% हो, 3% हो, कितनी भी हो, 1% हो, आधा परसेंट हो, सभी प्रमोटर्स, आपको प्रमोटर का नाम लिखना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो बताना पड़ेगा, परसेंटेज बताना पड़ेगा और इस साल कितना चेंज हुआ वो बताना पड़ेगा। दोस्तों एक तो हम पढ़कर ही आए थे, बड़े शेयर होल्डर्स कौन से, 5% से ज्यादा वाले कौन से, उनका तो नाम बताना ही पड़ता है। प्रमोटर्स का तो बताना ही पड़ता है, कितना भी परसेंटेज हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितना भी परसेंटेज हो। आइए फिर, अगर अगर कोई टाइटल डीड, प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है तो नोट्स टू अकाउंट से बताना पड़ता है। उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो लैंड थी,
लैंड थी, बिल्डिंग थी, क्या था, उसका ग्रॉस वैल्यू कितना था, ठीक है, टाइटल किसके नाम पर है, कंपनी के नाम पर नहीं तो किसके नाम पर है, वो प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव है क्या, कब से उसके नाम पर है और रीजन क्यों है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ता है भैया प्रॉपर्टी हमारे बैलेंस शीट में दिख रही है लेकिन लीगली है किसी और के नाम पर, उसके डिटेल्स देने पड़ते हैं। दोस्तों ये डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट्स में जा रहे हैं। ऐसा ही डिस्क्लोजर कारों में भी देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे डिस्क्लोजर है आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बताने पड़ते हैं और कारों में भी बताने पड़ते हैं। आइए दोस्तों, वही है नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको एजिंग देनी पड़ती है। जितने भी डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, और आपका टोटल आता है। ये खास बात है, डेटर्स के अंदर लेस देन 6 मंथ्स और 6 to 1 ईयर है। जनरली अप टू 1 ईयर होता है लेकिन यहां पे और डेटर्स में ब्रेकअप दिया है। फिर ध्यान रखना, अनडिस्प्यूटेड में गुड़ कितने हैं, डाउटफुल कितने हैं, डिस्प्यूटेड में गुड़ कितने हैं और डाउटफुल कितने हैं। क्या बात करें सर, डिस्प्यूटेड में भी गुड़ होते हैं? हाँ होते हैं ना, अगर हमारे पास में उनकी प्रॉपर्टी पड़ी है, सिक्योरिटी पड़ी है तो गुड़ होते हैं ना। तो अनडिस्प्यूटेड को ब्रेक करो, गुड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड को ब्रेक करो, गुड डाउटफुल। अगर मैं ट्रेड पेबल की बात करूं तो सबसे पहला चेंज तो मैंने आपको बता दिया था, जनरली लेस देन 1 ईयर होता है, वहां पे लेस देन 6 मंथ एंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर, तो एक कॉलम एक्स्ट्रा है आपके डेटर्स के डिस्क्लोजर के अंदर। फिर एमएसएमई, छोटे लोग है कितना, माइक्रो स्मॉल मीडियम को कितना पेबल है, अदर्स को। अनडिस्प्यूटेड में छोटे लोगों को कितना पेबल है, अदर्स को कितना पेबल है। डिस्प्यूटेड में छोटे लोगों को कितना पेबल है, अदर्स में कितना पेबल है। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, आपकी चीजें आप फिक्स एसेट्स को बना रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कितने प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है और कितने अभी सस्पेंडेड है टेम्परेली। प्रोग्रेस वाले अलग से बताने पड़ेंगे, सस्पेंडेड वाले अलग से बताने पड़ेंगे। इसका जो टोटल आएगा ये बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए, आपको बताना है, ठीक है। प्रोग्रेस में है लेस देन 1 ईयर से, कब से है, नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग, कब से प्रोग्रेस में है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, ठीक है, मोर देन 3 ईयर। ये जो कॉलम है एग्जैक्टली ट्रेड पेबल वाले से मैच हो रहा है, आप ऐसे याद में रख सकते हैं, ठीक है। तो कब से चल रहे हैं ये वो बताना पड़ेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट अपना टाइम की डेडलाइन क्रॉस करता है या फिर कॉस्ट का जो लिमिट है वो क्रॉस कर देता है, भाई उनको तो अलग से बताना पड़ता है। दोस्तों ये एग्रीगेट आपको बताना था, सभी प्रोजेक्ट्स मिलाकर, ये जो ऊपर का डिस्क्लोजर है एग्रीगेट बेसिस पे। अब यहां पे जो डिस्क्लोजर है, जो तड़ीपार हो चुके प्रोजेक्ट वाइज बताना है कि प्रोजेक्ट 1 तड़ीपार हो गया, प्रोजेक्ट 2 तड़ीपार हो गया। अब तड़ीपार हो गया है या तो टाइम की लिमिट क्रॉस कर चुका है, कॉस्ट की लिमिट क्रॉस कर चुका, कितने साल में कंप्लीट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे बताया था कितने साल से चल रहा है, यहां पे बताना है कितने साल में कंप्लीट होगा। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, कॉलम्स वैसे ही है लेकिन दोनों में अलग चीज। वहां पे बताना है कब से चल रहा है, यहां बताना है कितने साल में आगे फ्यूचर में कंप्लीट होगा। इंटेंजिबल एसेट अगर अंडर डेवलपमेंट है, एग्जैक्टली सेम डिस्क्लोजर इंटेंजिबल एसेट में भी आपको देना है। नाउ फिर अगर हम लोग बात करें आपके प्रॉपर्टी प्लान और इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट के अंदर आपको रिकंसिलेशन देना पड़ता है। ओपनिंग कितना था प्लस आपने कितना खरीदा, ठीक है, कितना बेचा, उसमें आपको एक और बात बतानी पड़ती है कि साल भर में कितना रिवैल्यूएशन किया। लेकिन वो आपको अलग से बताना पड़ता है, आपको रिवैल्यूएशन अलग से बताना पड़ेगा ओनली इफ इट इज 10% और मोर, ओनली इफ इट इज 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू। रिवैल्यूएशन को आपको जो जो आपका रिकंसिलेशन बनता है फिक्स एसेट का, ओपनिंग कितना, एडिशन कितना, डिलीशन कितना, क्लोजिंग कितना, उसमें रिवैल्यूएशन अलग से बताना पड़ेगा इफ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% और मोर ऑफ द नेट कैरिंग फॉर दैट क्लास ऑफ एसेट, ठीक है। और ये भी बताना पड़ता है कि ये जो रिवैल्यूएशन है ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया ना। देखिए वंस अगेन, वेयर द चेंज इज 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू, द कंपनी शैल डिस्क्लोज वेयर द रिवैल्यूएशन बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड स्पेसिफाई द अमाउंट ऑल्सो। अगर बड़ा चेंज है तो आपको सब बताना पड़ेगा कि भाई एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने इसको किया था ना, और कितने अमाउंट का चेंज है। दोस्तों अगर आप एफडी बनाते हो, अगर आप बैंक में जाते हो, आप अकाउंट में पैसे डालते हो, ठीक है, आप या तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालो या एफडी बनाओ। अगर आपने जो भी, अगर बिजनेस ने करंट अकाउंट में पैसे डाले हैं, एफडी बनाया है, ये सब बैंक बैलेंस में आता है, सब कुछ बैंक बैलेंस में आता है। और बैंक बैलेंस किस में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ध्यान रखना एफडी हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है।
लेकिन अगर कोई एफडी, ठीक है, 12 महीने से ज्यादा है, सर वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा नहीं, वो इधर ही जाएगा, बस उसको अलग से आपको बताना पड़ेगा कि एक एफडी है लेकिन 12 महीने से ज्यादा है, हम लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर एक सिंपल सी बात बोली, हम जानते हैं कोई भी चेक अगर 3 महीने या उससे ज्यादा पुराना हो जाता है तो वो स्टेल चेक हो जाता है, उसको रिवर्स कर देना चाहिए। फिर दोस्तों एक बात हम जानते हैं कि रेशियो एनालिसिस आपको देना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको रेशियोज बताने पड़ते हैं, ठीक है। आपको प्रॉफिट के रेशियोज बताने पड़ते हैं, टर्नओवर रेशियोज आपको बताने पड़ते हैं, उसकी लिस्ट हुई है। उसमें खास बात, अगर कोई भी रेशियो चेंज होता है मोर देन 25%, मतलब 10 का अगर 13 हो गया तो 30% चेंज माना जाता है। तो आपको बताना पड़ता है कि ये रेशियो में एक बड़ा बदलाव है, मोर देन 25% बदलाव है, उसका रीजन भी आपको देना पड़ता है। तो ध्यान रखना, जब चेंज इज मोर देन 25%, लेकिन 25% कैसे निकालना है, ठीक है, ऐसे 25% वैसा नहीं, 10 से 13 30% काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर आपने शेयर एप्लीकेशन, अगर शेयर एप्लीकेशन की बात करें, शेयर एप्लीकेशन मनी आपके पास में पड़ा है, आपका इशू है, आप शेयर इशू करना चाहते हो 100 करोड़ के, और आपको 100 करोड़ का शेयर एप्लीकेशन मनी आया, और आपने मन बनाया कि आपके सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, शेयर अलॉट करने वाले हो, लेकिन 31 मार्च को भी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। जितना आपका इशू साइज है टू दैट एक्सटेंड, जो आप रिफंड नहीं करने वाले हो, आप सीधा उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में बता दो, इक्विटी शेयर की हेडिंग में आप बता सकते हो, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी। और आपका पैसा, आपको शेयर अलॉट करने 100 करोड़ के, लेकिन आपके पास में आ गए 125 करोड़, जो 25 करोड़ है वो तो आपको लौटाना ही है, वो अदर करंट लायबिलिटीज में बताओ। तो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी स्प्लिट होता है, थोड़ा आपका कैपिटल इक्विटी, थोड़ा आपका इक्विटी के अंदर दिखेगा, और जो एक्सेस है वो आपका अदर करंट लायबिलिटी में दिखेगा। फिर बचपन से पढ़ रहे, करंट लायबिलिटी मतलब क्या, जो 12 महीने के अंदर आप पे करने वाले हो, या फिर आप नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पे करने वाले हो। अगर 12 महीने के अंदर पे करने वाले हो करंट है, या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करने वाले तो करंट है, बाकी सब नॉन करंट है। डॉक्यूमेंटेशन में हम जानते हैं कि असेंबली, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, असेंबली हो जानी चाहिए विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स को कितने साल तक मेंटेन करना है आपको, नॉट लेस देन 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और अगर आपने ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट साइन की है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट साइन की है, तो 7 ईयर्स विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, ताकि ज्यादा समय के लिए हम लोग उसको संभाल के रख सके, ठीक है। देखिए, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट मैनेजमेंट को बनाना पड़ता है। मैनेजमेंट जितने भी फ्यूचर महीने का असेसमेंट बनाए, हम लोग उसको चेक करते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने लेस देन 12 मंथ्स का असेसमेंट बनाया, तो हम उनको बोलेंगे भाई साहब कम से कम 12 महीने का तो असेसमेंट बनाइए। ध्यान रखना, मैनेजमेंट का असेसमेंट अगर 12 महीने से कम है तो नहीं चलेगा। ऑडिटर बोलेगा अरे कम से कम 12 महीने का बनाइए। आप 15 महीने का बनाएंगे, नेकी और पूछ पूछ मैं चेक कर लूंगा। आप 15 महीने के लिए चीजें करना चाहते कर लीजिए, बट मैनेजमेंट असेसमेंट शुड बी फॉर मिनिमम 12 मंथ्स, मिनिमम 12 महीने का होना चाहिए। बेटा फ्रॉड रिपोर्टिंग हम जानते हैं, यहाँ पे डिटेल में मैंने कवर नहीं किया है। अगर 1 करोड़ या उसके अबव है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाना पड़ता है, नहीं तो आपको ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाइए, बस काफी है। सेक्शन 143 लगता है, सबसेक्शन 12 से लेके 15, रूल 13 लगता है। आप जानते हो 2 दिन के अंदर आपको बताना पड़ता है ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सामने वाले को जवाब देने के लिए 45 डेज होता है। उनका जवाब आने के बाद हमको 15 दिन के अंदर आगे जाना पड़ता है। पहले 2 दिन के अंदर, उनका जवाब 45 दिन के अंदर, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो 15 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर मैं कारों की बात करूं बेटा, हम ऑलरेडी जानते हैं चीजें। यहाँ पे लिमिट्स कहां पे आती है, स्मॉल कंपनी। अभी जो अटेम्प्ट आ रहा है आने वाला, उसमें जो लिमिट है वो 4 करोड़ और 40 करोड़ ही है। आगे वो लिमिट बदल रही है। पेडअप कैपिटल की लिमिट आप ध्यान रखना, स्मॉल कंपनी में जो लिमिट है वो 4 करोड़ की है आपके पेडअप कैपिटल की, और आपके टर्नओवर की लिमिट 40 करोड़ की है। अभी तो 4 और 40 ही एप्लीकेबल है। प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा, शर्त है ऊपर नीचे होल्डिंग सब्सिडी, ऊपर होल्डिंग और नीचे सब्सिडरी में पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 1 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए। बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी भी 1 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए। टोटल रेवेन्यू जिसमें अदर इनकम इंक्लूड करते हैं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को भी इंक्लूड करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, 10 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। डिसकंटिन्यूइंग क्यों लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कारो लगा सके। तो ध्यान रखना, पेड अप कैपिटल रिजर्व की लिमिट 1 करोड़ है, बोरोइंग की लिमिट 1 करोड़ है, डिसकंटिन्यूइंग और आपके टोटल रेवेन्यू की जो लिमिट है वो 10 करोड़ है। दोस्तों फटाफट करो ताकि कम समय में वीडियो बन जाए आपका। अगर मैं बात करूं क्लॉजेस की, तो आपका जो प्रॉपर्टी प्लान एंड फिक्स एसेट का जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1 है, वहां पर भी सेम चीज है।
अगर 10% या उससे ज्यादा चेंज होता है फिक्स एसेट के कैरिंग अमाउंट में, तो यहां पर भी हमको बताना है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यूएशन किया है कि नहीं किया है। अमाउंट ऑफ चेंज भी, अच्छा मतलब ये डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ता है और ये बात ऑडिटर को भी कारो रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है। वैसे ही अब यहां पर अगर इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसमें कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, वो डिफरेंस आपको बताना है इफ इट इज 10% और मोर। इन्वेंट्री में अगर डिफरेंस 10% और मोर होता है तो ही बताने की जरूरत है, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर इन्वेंट्री के अंदर ही आपको एक वर्किंग कैपिटल का पॉइंट है। वो पॉइंट कब लगता है? इफ वर्किंग कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट सैंक्शन ड्यूरिंग एनी पॉइंट इज मोर देन 5 crores इन अग्रीगेट। दोस्तों, एक्चुअल वर्किंग कैपिटल लोन कितना लिया है उससे मतलब नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिमिट सैंक्शन की गई है, लिमिट सैंक्शन की गई है, अगर वो मोर देन 5 crores है तो आपको वो पॉइंट लग जाएगा। वहां पे आपको बताना पड़ता है जो आपने बैंक को डिटेल्स भेजे, मंथली क्वार्टरली जो भी डिटेल्स भेजे करंट एसेट्स के, वो बुक से मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। तो वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट लगता है इफ द सैंक्शन, नॉट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन, इफ द सैंक्शन लिमिट इज मोर देन 5 crores। ठीक है, फिर हमारा क्लॉज नंबर 3 में है, आपको बताना पड़ता है कितना ऐसा लोन है विच इज ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज, तो 9 एनपीए वाले नंबर ऑफ डेज से मैच होता है। ऐसे कितने स्टैट्यूटरी ड्यूज है विच आर, कितने अनडिस्प्यूटेड विच आर अनपेड फॉर मोर देन 6 months एज ऑन बैलेंस शीट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको 6 महीने काउंट करने बैलेंस शीट डेट पे, नॉट द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। निधि कंपनी में आपको बताना पड़ता है नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 तो क्रॉस नहीं कर रहे। निधि कंपनी में आपको बताना पड़ता है जितना भी पैसा मेंबर से लिया उसका 10% एफडी में रखा हुआ है ना, बिना किसी चार्ज के, उसको बोलते हैं अनइनकम्बर्ड, 10% मेंटेन किया है ना। अगर गोइंग कंसर्न पे खतरा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो हमको एज अ ऑडिटर बताना पड़ेगा कि अगले 1 साल, ठीक है, अगले 1 साल की जो लाइबिलिटीज है वो कंपनी पे ऑफ कर पाएगी ना, अगले 1 साल में जितने भी पेमेंट्स आ रहे हैं वो पे ऑफ कर पाएगा ना। नेक्स्ट 1 ईयर के बारे में बात करनी पड़ती है। सीएसआर में अगर कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब जो 1 साल से ज्यादा लेते हैं उनको छोड़ दीजिए, नॉर्मल प्रोजेक्ट था, पैसा खर्च नहीं हुआ, 6 महीने के अंदर, ठीक है, साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर फंड में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। 6 महीने याद, दोस्तों यहां पे हम लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। आइए, अगर डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट कैसे डिटेल्स देने पड़ेंगे, कौन सा आपका नेचर ऑफ लोन क्या था, लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म था, नेम ऑफ द लेंडर, अगर बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, तो वो कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है, प्रिंसिपल है कि इंटरेस्ट है, कब से डिले है, पूरे रिमार्क्स के साथ। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लोकेशन बदलते हैं तो 7 दिनों के अंदर, ठीक है, आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, बोर्ड बीओडी का रेजोल्यूशन करके 7 दिन के अंदर आरओसी को बताइए कि भाई साहब 7 दिन के अंदर आप बताइए कि हमने जगह चेंज कर दी है। चैप्टर नंबर 9 में क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। प्रेसिडेंट को जैसे निकालते हैं वही चीज लगती है, इंपीचमेंट बोलते हैं उसको। नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी लगेगी, दोनों हाउसेस के लोग आएंगे, 2/3 मेजोरिटी लगेगी। यहां पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि उनका जो टेन्योर है वो 6 years का है, ठीक है, 6 साल रहते, 6 साल है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि 6 years का है, यहां पे 6 years है, और 65 years एज, whichever is earlier, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, 65 और whichever is earlier। फिर कोई भी अगर एंटिटी ऐसी है विच इज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, तो उसका रिसीट पेमेंट भी सीएनएजी को चेक करना पड़ता है। सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड मतलब क्या? अमाउंट गिवन शुड नॉट बी लेस देन 25 lakhs एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी लेस देन 75%। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज का खर्चा 1 crore है और गवर्नमेंट 80 लाख दे देता है, अमाउंट वाइज 25 लाख क्रॉस हो गया एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 75% क्रॉस हो गया, तो इट इज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, और फिर उसके रिसीट और पेमेंट सीएनएजी चेक करेंगे। सीएनएजी के पास में 60 days का टाइम है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट मिले गवर्नमेंट कंपनी की,
आप उस पर कमेंट करो, सप्लीमेंट करो या सप्लीमेंट्री ऑडिट अनाउंस कर दो। 60 दिन का टाइम होता है ये चीजें करने के लिए। कोई भी ट्रस्ट का अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 करोड़ तो उसको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, लिमिट है मोर देन 100 करोड़, आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए में आप अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलते हैं तो आपको एफसीआरए एक्ट में खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है। ऐसे आपको आपके जो अकाउंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, होम मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 60 दिन के अंदर अगर आप इंडिया के बाहर से आपको कंट्रीब्यूशन मिलते हैं तो गवर्नमेंट को साल खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। स्मॉल एलएलपी क्या होती है? जिसका जो कंट्रीब्यूशन है 25 लाख एक्सीड नहीं कर रहा और जिसका टर्नओवर है वो 40 लाख एक्सीड नहीं कर रहा, एंड दोनों कंडीशन, तुम कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी छोटे हो और तुम टर्नओवर के हिसाब से भी छोटे हो। फिर उसके बाद किसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं कर रहा या फिर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख क्रॉस नहीं कर रहा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चाहिए। देखो स्मॉल कंपनी में तो दोनों प्रूफ करो तो स्मॉल में रहते हो, लेकिन ऑडिट का एग्जेम्पशन चाहिए, दोनों में से एक भी है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कम से कम कितने पार्टनर चाहिए एलएलपी में? 2, वो भी 2 कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए विद डिपिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर। एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है फॉर्म 11 में विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी आपको फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स। पहले एनुअल रिटर्न जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जाएगा। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब करना पड़ता है? पहले साल में अपॉइंटमेंट करना पड़ता है साल खत्म होने के पहले, फर्स्ट ईयर में। बाद में अपॉइंटमेंट कब करना पड़ता है? बाद में अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, ठीक है, एटलीस्ट 30 डेज, एटलीस्ट 30 डेज 30 डेज बिफोर द ईयर एंड। पहले साल में साल खत्म होने के पहले, सब्सिक्वेंट इसमें साल खत्म होने के कम से कम 30 दिन पहले, ताकि इन्वेंट्री काउंटिंग वाउंटिंग तो अच्छे से हो जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी को धंधा नहीं बनाना चाहिए, इसलिए इंडिविजुअल की जो शेयर होल्डिंग है दैट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल शेयर्स, एंड अमाउंट जो फेस वैल्यू है इट शुड नॉट एक्सीड 1000, ठीक है, शुड नॉट एक्सीड 20% भी एक्सीड नहीं होना चाहिए और 1000 भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। या फिर आप बोलिए विचर इज लोअर, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा, दोनों में से लोअर जो लिमिट है वो निकालिए, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा बोलिए दोनों में से कोई भी लिमिट क्रॉस होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लगभग 25% ऑफ द प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना पड़ता है कंपल्सरी रिजर्व फंड में। रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका मैक्सिमम 10% आप कंट्रीब्यूशन चैरिटी में दे सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 25% ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर करने के बाद में जो बचता है उसका 10%। आपके जो ओवरड्यू डेट है उसको आपको क्लासिफाई करके बताना पड़ता है कि कितने ओवरड्यू डेट है, 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत आराम से काम चल रहा है, ऐसे कितने डेट है वो जो ओवरड्यू है 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स एंड मोर देन 5 ईयर्स, ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। आइए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहला ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए विद इन 1 मंथ बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करें जनरल मीटिंग में। ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन है 1000 रुपए इफ इंडेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर गारंटी सिक्योरिटी दी है फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 1000। ध्यान रखना, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। अभी के कंपनीज एक्ट में 5 लाख की लिमिट है, लेकिन यहां पे 1000 की लिमिट है। स्पेशल ऑडिट अनाउंस कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन शर्त है उनका होल्डिंग होना चाहिए 51% और मोर। स्पेशल ऑडिट कैन बी अनाउंस्ड ओनली इन दोज गवर्नमेंट ओनली इन दोज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहां पे गवर्नमेंट का खुद का होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का 51% और मोर है। स्पेशल ऑडिट अगर अनाउंस हो गया, उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है गवर्नमेंट को, 4 महीने मिलेंगे एक्शन लेने के लिए, 4 महीने मिलेंगे। और कोई अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उसका कॉपी एक्सट्रैक्ट आप भेज दीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि भाई हमने कुछ एक्शन तो लिया नहीं है, अब ये लीजिए, पढ़ लेना एजीएम में, ठीक है, या सर्कुलेट कर देना मेंबर्स को, जैसा आप चाहो। अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्वायरी करे तो क्रेडिटर जो है, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिटर, उसने रिक्वेस्ट करना चाहिए, या फिर नॉट लेस देन 1/3 मेंबर्स बहुत सारे होते हैं तो वहां पे 1/3 की लिमिट है, छोटी लिमिट है, या फिर सॉरी 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, या फिर
और भी कम 1/5 ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वंस अगेन, अगर इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो या तो क्रेडिटर रिक्वेस्ट करेगा, उसके रिक्वेस्ट पे इंक्वायरी हो करेगा सेंट्रल रजिस्ट्रार, या फिर जो बोर्ड मेंबर्स है 1/3 बोर्ड मेंबर्स मानने चाहिए, या फिर शेयर होल्डर्स में 1/5 शेयर होल्डर्स मानने चाहिए। तीनों में से कुछ भी होगा तो इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी के अंदर अगर जनरल मीटिंग कॉल करनी है, नॉट लेस देन 7 डे, मतलब कम से कम 7 दिन तो मिलने चाहिए, ठीक है। और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो 3 महीने के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। वैसे ही इंस्पेक्शन में भी सेम लिमिट है। अगर आप इंस्पेक्शन चाहते हो, नॉट लेस देन 1/3 बोर्ड मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 1/5 शेयर होल्डर्स, सेम नंबर है आपके यहां पर भी। अगर मैं बात करूंगा यहां पर भी नॉट लेस देन 15 डेज नोटिस देनी पड़ेगी। अगर ये दोनों जगह पे है, इंक्वायरी इंस्पेक्शन करना है, कम से कम 15 दिन पहले बताओ कि आपकी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन होने वाला है, और रिपोर्ट 3 महीने के अंदर। ये दोनों के अंदर मैक्सिमम चीजें एक जैसी है बेटा, ठीक है। सभी बैंक ऑडिटर्स को लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है बाय 30 जून एवरी ईयर, ध्यान रखना। एनपीए में हम जानते हैं 90 दिन का क्राइटेरिया, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। सीसीओडी में हम जानते हैं वो होता है जब आउट ऑफ ऑर्डर होगा, तो जब आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो इट विल बिकम एनपीए, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है? अगर लिमिट क्रॉस हो रही है कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज, या फिर लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है लेकिन पैसे नहीं आ रहे, नो क्रेडिट इन 90 डेज, कंटिन्यूअसली 90 डेज, या फिर क्रेडिट आपके इंटरेस्ट के डेबिट को भी नहीं कवर कर रहे हैं फॉर 90 डेज, तो वापस वो एनपीए हो जाता है। बाकी 90 डेज का है। आपके क्रॉप सीजन की अगर बात करूं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन के लिए वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको 1 क्रॉप सीजन के लिए वेट करना पड़ेगा। स्पेशल मेंशन अकाउंट, अगर कोई अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है 1 to 30 डेज तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 बोलते हैं। 31 to 60 तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 बोलते हैं। 61 to 90 स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 बोलते हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट वो अकाउंट है जो आगे जाके एनपीए बन सकते हैं, आगे जाकर एनपीए बन सकते हैं, वो स्ट्रेस वाले अकाउंट है, इसलिए उनको स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं, उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, स्टैंडर्ड एसेट का 0.4% आपको प्रोविजन बनाना है। फिर 15, 25, 40, 100 अगर सिक्योर्ड पोर्शन है, लोन का सपोज 100 करोड़ है और सिक्योरिटी 40 करोड़ की, तो 40 को हम सिक्योर्ड मानते हैं और 60 को हम लोग अनसिक्योर्ड मानते हैं। कैसे याद रखोगे? सिक्योर्ड में 15, 25, 40, 100, सब स्टैंडर्ड में 15%। फिर जैसे ही एनपीए होता है तो पहले सब स्टैंडर्ड में जाता है 12 महीने के लिए, फिर डाउटफुल फॉर 1 ईयर 25%, डाउटफुल 1 to 3 ईयर 40%, मोर देन 3 ईयर 100%। अनसिक्योर्ड में 25% रहता है सब स्टैंडर्ड में और सीधा 100 लग जाता है। 25 और सीधा 100 लग गया, ठीक है। लॉस एसेट मतलब मार्केट कंडीशन के हिसाब से दिवालिया घोषित हो गया, 100% प्रोविजन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर गारंटी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो वो कभी भी आपका वो अकाउंट कभी भी एनपीए नहीं होगा, प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन इनकम रिकॉग्निशन तो कैश बेसिस पे शिफ्ट हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी तो आपको एनपीए प्रोविजन से भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और इनकम रिकॉग्निशन से भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, इनकम रिकॉग्निशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी भी नहीं चलती, स्टेट गवर्नमेंट की भी गारंटी नहीं चलती। हाँ, सिर्फ प्रोविजन फॉर एनपीए में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी चलती है। अगर सिक्योर्ड लोन, अगर लोन दिया है बैंक ने अगर लोन दिया है, वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी गिरती है मोर देन 50%, तो वो स्ट्रेट अवे डाउटफुल में जाएगा। ऐसे तो एनपीए में सबसे पहले सब स्टैंडर्ड में आता है, 12 महीने वहां पड़ा रहता है, फिर डाउटफुल में जाता है। अगर वैल्यू गिरती है मोर देन 50%, सीधा डाउटफुल कैटेगरी में जाएगा, डायरेक्ट कहा जाएगा आपका डाउटफुल कैटेगरी में। और अगर वैल्यू इतनी गिर गई है कि 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी रिकवर नहीं हो रहा है, अरे भाई वैल्यू इतनी गिर गई है, 10% ऑफ लोन भी रिकवर नहीं हो रहा है, सीधा लॉस एसेट में जाएगा। स्टॉक ऑडिट करवाना जरूरी है। अगर फंडेड एक्सपोजर, लिमिट नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल आपके कारों के अंदर सिर्फ लिमिट थी, यहां पे जो एक्चुअल पैसा दिया है, इफ इट इज मोर देन 5 करोड़, तो वो अकाउंट का स्टॉक ऑडिट करवाना पड़ता है। अगर स्टॉक स्टेटमेंट इज ओल्डर देन 3 मंथ्स तो वो इरेगुलर हो जाता है। और अगर ऐसा चलता ही रहा 90 दिन के लिए, अगर ऐसा चलता रहा 90 दिन के लिए, तो इट विल बिकम एनपीए। स्टॉक स्टेटमेंट पुराने के वजह से भी चीजें एनपीए होती है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाओगे, अगर आप आपका अकाउंट 180 दिन में रिन्यू नहीं कराओगे, रिन्यूअल नहीं कराओगे, तो वो भी एनपीए बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये बातें, इसकी वजह से भी एनपीए हो सकता है। नाउ इन्होंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, मॉड्यूल में अपने एग्जांपल है कि लार्ज एडवांस मतलब कितना। जो लोन 10 करोड़ के ऊपर है
या फिर 10% ऑफ एडवांस के ऊपर है, 10 करोड़ और 10% ऑफ एडवांस विचर इज लोअर, एक लिमिट निकालो, इस लिमिट को क्रॉस करने वाला हर लोन लार्ज एडवांसेस। ये कोई स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है, लेकिन सजेशन है कि आप ऐसा फॉलो कर सकते हो। 10 करोड़ और 10% ऑफ द एग्रीगेट लोन ऑफ द ब्रांच विचर इज लोअर, एक लिमिट निकलेगी, इस लिमिट के ऊपर जाने वाले सभी एडवांस को लार्ज एडवांस बोला जाए। अगेन इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी लिमिट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मॉडल के अंदर, पूछा तो आपको पता होना चाहिए। आरबीआई ने खुद ने मटेरियलिटी लेवल दी है, जो इनकम्स ग्रॉस बेसिस पे बुक होती है, मतलब उसमें से कुछ डिडक्शंस नहीं होते, वहां पे लिमिट है 1% ऑफ टोटल इनकम। जो आपके नेट बेसिस पे बुक होती है, जैसे प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां पे 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो इनकम ग्रॉस बेसिस वाली है तो 1% ऑफ टोटल इनकम, इनकम आपकी नेट बेसिस वाली है तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो बेस से बदल रहा है, ग्रॉस वाले के लिए बेस बड़ा है, नेट वाले के लिए बेस छोटा है। फिर आप जानते हैं कि एसक्यूसी के अंदर रिपीट हो रहा है, ये असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल करना है विद इन 60 डेज, आपको विद इन 60 डेज करना है बेटा। दोस्तों यहां पे मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैं बस फटाफट ये करवाना चाहता था, मैंने फटाफट करवा दिया। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है वहां पे 9096000033, वहां पे मुझसे बात करके चीजें क्लियर करवा सकते हैं। दोस्तों आई होप यू एंजॉयड इट, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो।